हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मंडे का दिन है और आज मार्केट की शुरुआत बहुत ही ज्यादा नेगेटिव मोड पे हुई है। मैं मॉर्निंग से मार्केट देख रही हूँ और फिलहाल मार्केट में नेगेटिविटी इस तरह से छाई हुई है ना कि ऑलमोस्ट सारे ही, अगर मैं 90% स्टॉक्स की बात करूँ तो 90% स्टॉक्स में इस वक्त प्रॉफिट बुकिंग है। कुछ में प्रॉफिट बुकिंग है और कुछ में लॉन्ग टर्म की प्रॉफिट बुकिंग है। मतलब लॉन्ग टर्म की प्रॉफिट बुकिंग से मतलब कि उनमें अब नेगेटिव टेरिटरी शुरू हो गई है, उनमें अब बेयर फेज शुरू हो गया है। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो मुझे इस वक्त ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि बहुत सारे स्टॉक्स में अगर आप एंट्री करेंगे तो उनमें 2-3 साल के लिए आप ट्रैप हो जाएंगे। और उनमें से एक आपका फेवरेट शेयर जो मैं बता चुकी हूँ, दैट इज येस बैंक। येस बैंक का शेयर मैंने 30 रुपीज के आसपास पे एग्जिट कर लिया था और अपने इसी तरह के वीडियोस में मैंने कहीं आप लोगों को जरूर बताया होगा कि येस बैंक में इस वक्त बिल्कुल भी एंट्री नहीं करनी है। अगर आपने येस बैंक में इस वक्त एंट्री करने की कोशिश करी तो आप लॉन्ग टर्म के लिए ट्रैप हो जाएंगे। और भी इसी तरह के बहुत सारे स्टॉक्स हैं, मैं जैसे जैसे देखती रहूंगी मैं बताती रहूंगी, क्योंकि येस बैंक में मैं पर्सनली इन्वेस्टेड थी और मैंने वहां पे प्रॉफिट बुकिंग की थी, तो इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया था। एनीवेज, इतनी सारी नेगेटिविटी के बाद भी आज मेरा इंडिगो का शेयर काफी अच्छे ऑलमोस्ट 3.5% प्लस पे है। तो आप देखो, मतलब 3,000 से ऊपर का शेयर होने के बाद भी और ये शेयर ने एकदम दमखम बनाया हुआ है। पूरा पोर्टफोलियो, पूरे इंडियन शेयर मार्केट का इस वक्त बुरा हाल है। सब जगह नेगेटिव रेड निशान है, लेकिन आज के दिन भी इंडिगो का शेयर बहुत तगड़ा अच्छा खासा प्रॉफिट पे बैठा है। और जिन जिन के पास भी इंडिगो है, मैं उन लोगों को बता दूं कि इस शेयर को अभी बेचने की जल्दी ना करें। अभी कहते हैं ना कि इंडिगो की उड़ान बाकी है, अभी इसमें और अच्छे टारगेट्स आने बाकी हैं। देखिए, उन स्टॉक्स को पकड़ के रखने में ही भलाई होती है। मतलब प्रॉफिट बुकिंग करने में आपको जल्दी नहीं करनी चाहिए जहां पे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और अभी बुल रन भी बाकी है। तो इंडिगो का शेयर उन्हीं शेयर्स में से है जहां पे अभी अभी भी ये आगे के जो बुल रन होगा उसमें पार्टिसिपेट करेगा। जिसके पास भी इंडिगो का शेयर है, बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं है। मैं इंडिगो के शेयर में 2,000 रुपए से इन्वेस्टेड हूँ और उसके बाद में मैंने बीच में थोड़ा सा और इंडिगो को ऐड किया था और फिलहाल ये शेयर 32 रुपए ट्रेड कर रहा है। जिसके पास भी इंडिगो का शेयर है, बस ये बोलूंगी बेचने की जल्दी ना करें। मुझे नहीं पता ये लेवल्स एंट्री के लिए सही है या नहीं है। मैं किसी भी तरह की फ्रेश एंट्री इसमें नहीं बना के चलूंगी, लेकिन हाँ, अभी इसको और एक लॉन्गर, अभी कम से कम अगले 2-3 महीने के लिए मैं कह सकती हूँ कि इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और अनटिल अनलेस, जब तक शेयर में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उसे आप, अगर बुल रन चल रहा है तो उसे अपने अपने पास होल्ड रखने में ही भलाई है। 3.5% के रिटर्न्स के साथ आज ये शेयर 3200 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। बाकी सारा मार्केट में इस वक्त नेगेटिविटी छाई हुई है, बट इस शेयर में एकदम देखो ना कि कितनी बढ़िया खरीदारी होके चल रही है। और मैं आपको बता दूं कि छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग है, किसी भी तरह का डरने की आपको जरूरत नहीं है। हो सकता है कुछ शेयर में बेयर फेज शुरू हो गया है, वो शेयर बहुत ज्यादा अच्छे रिटर्न्स दे चुके हैं। धीरे धीरे हम लोग उन शेयर्स को भी देखते चलेंगे कि वो कौन कौन से शेयर्स हैं। एनी हाउ, आज अपने मार्केट न्यूज की शुरुआत करूंगी, तो चलिए अपने बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज एनालिसिस पे चलते हैं। शुरू करते हैं। सोमवार का दिन है। सोमवार के दिन वैसे भी मार्केट को देखने का अलग ही मजा होता है। मतलब जो लोग मार्केट देखते हैं ना, उनको पता होगा कि ये 2 दिन, मतलब जो बीच में 2 दिन जाते हैं ना अपने सैटरडे संडे, इन दिनों मन नहीं लगता उतना जितना जो मजा मतलब मंडे टू फ्राइडे आता है ना मार्केट देखने में, वो फिर रीजुवनेट करते हैं। तो मुझे तो बड़ा मजा आता है। मंडे को एक अलग तरह का एक्साइटमेंट भी रहता है। तो आज सबसे पहले न्यूज पे चलूंगी। जैसा कि मैं आपको बोल रही हूँ कि देखो, बहुत सारे फंड हाउसेस इस वक्त अपने फंड शिफ्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। जहां पे उन्होंने बहुत नीचे से कुछ खरीदा हुआ है और अब वो ह्यूज प्रॉफिट्स पे बैठे उनके रिटर्न्स 2 गुना 3 गुना हो गए हैं। उन सारे शेयर से वो प्रॉफिट बुकिंग करके अलग जगह, जहां पे अब आगे आने वाले टाइम में उनको प्रॉफिट्स दिखाई दे रहे हैं, अब आगे आने वाले टाइम में उनको ग्रोथ दिखाई दे रही है, उन कंपनीज की तरफ बड़े बड़े फंड हाउसेस अपने फंड शिफ्ट कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रंट पेज पे है कि वृहद आर्थिक आंकड़ों से तय होगी बाजार की दिशा। आगे आने वाले टाइम में बाजार किस तरह से मूव करेगा। देखो, बुल रन तो बाकी है अभी, लेकिन किन सेक्टर में बुल रन बाकी है वो तय करेगी वृहद आर्थिक आंकड़े। मतलब कि देखिए, बताती हूँ आपको पढ़ के, शेयर बाजार की दिशा इस हफ्ते घरेलू मोर्चे पर वृहद आर्थिक आंकड़ों और वैश्विक रुझानों से तय होगी। इसी सप्ताह में देखिए 2 इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और
और मुद्रास्फीति मतलब कि इन्फ्लेशन के आंकड़े जारी होने वाले हैं, वो किस तरह के रहते हैं और उनका मार्केट पे किस तरह का इम्पैक्ट आएगा। मार्केट थोड़ा वेट कर रहा है, वो जिस भी तरह के आएंगे एक छोटा सा इम्पैक्ट जरूर आता है। अगर ये आंकड़े उम्मीद के मुताबिक नहीं आते हैं तो मार्केट में एक डिप आता है, और इस वक्त का कोई भी डिप अच्छे शेयर्स जिनमें अभी बुल रन बाकी है उन शेयर्स में बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी है। तो ये दो चीजें आईआईपी और इन्फ्लेशन के आंकड़े आने के बाद में मार्केट में जो ये भी रुकावट है, जो प्रॉफिट बुकिंग है, वो उसके बाद फिर से जारी होगी। फिर से जो जिन जिन भी शेयर में थोड़ा बहुत अभी नेगेटिविटी है वो अच्छे खासे अभी एक लॉन्ग रन के लिए मुझे लग रहा है कि वो प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को। विश्लेषकों का कहना है कि ऊंचे मूल्यांकन की वजह से बाजार में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। गुरुवार को बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पे बंद हुए हैं। ऑलमोस्ट 22,500 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा एफआईआई की गतिविधियां वैश्विक स्तर पर ब्रेंट कच्चे तेल के दाम और डॉलर के मुकाबले रुपए का उतार चढ़ाव भी बाजार के लिए महत्वपूर्ण है। अमेरिका, चीन और भारत के मुद्रास्फीति के आंकड़े तो इन तीनों देशों के इन्फ्लेशन के आंकड़े आने वाले हैं, और ये तीनों देशों के इन्फ्लेशन के आंकड़े अब आगे हमें ये बताएंगे कि किस किस सेक्टर में अभी मांग बाकी है, मांग चल रही है। जिस भी सेक्टर में मांग जारी है उस सेक्टर में इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन एक तरह से अच्छी इकोनॉमीज, अच्छी मांग का भी संकेत होता है। तो जिन जिन भी सेक्टर में मांग बाकी है, जिन भी सेक्टर्स का माल उठ रहा है, कंज्यूमर उसकी डिमांड कर रहा है, उन सारे सेक्टर्स में इन्फ्लेशन हाई होगा। जिन भी सेक्टर्स में इन्फ्लेशन के आंकड़े हाई होंगे उन सेक्टर्स में अभी एक और बुल रन जो आगे आने वाला टाइम है, जो बुल रन बाकी है, उस बुल रन में वो सेक्टर्स सभी पार्टिसिपेट करेंगे। उन सेक्टर्स के बारे में मैं आपको बताती भी रहती हूँ कि इन सेक्टर्स में अभी डिमांड बाकी है, इन सेक्टर्स के इन्फ्लेशन के आंकड़े भी अच्छे आने चाहिए और इन सेक्टर्स के शेयर्स को भी फायदा होगा आगे। लेकिन बहुत ही संभल के आपको निवेश करने की जरूरत है, क्योंकि एक मेजॉरिटी सेक्शन पे इस वक्त हाई वैल्यूएशन, हाई पीईज का भी दबाव रहेगा, जिसकी वजह से कोई भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट उन जगहों पे किया जाना शायद समझदारी नहीं होगी। तो देखते हैं कि अभी ये इन्फ्लेशन के आंकड़े आ जाएंगे, उसके बाद जो भी मार्केट का रिएक्शन होगा उसके बाद मेरा जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट अब होगा वो उसी के बाद होगा। तो तब तक मैं आप लोगों को बताते रहूंगी कौन कौन से सेक्टर्स मुझे पसंद हैं, कौन कौन से सेक्टर्स को लेके मैं अभी भी आशान्वित हूँ, कौन कौन से सेक्टर्स में अभी भी चाल बाकी है। वैसे मैं बताते भी रहती हूँ, और इस तरह की ये जो डेटाज एक बार आउट हो जाने दो उसके बाद मैं आपको और अच्छे से इस पूरा कवरेज दूंगी कि अब 2024 में मेरे फेवरेट सेक्टर्स कौन से रहेंगे। धीरे धीरे मैं मेरी ये वाली न्यूज वाला सेक्शन आप जरूर सुनते रहिए, जो भी मुझे अच्छा लगेगा कि 2024 में जिन जिन भी सेक्टर्स और जिन जिन भी शेयर्स में चाल रहेगी वो हम यहाँ पे डिस्कस करते रहेंगे। इसी के साथ चलते हैं अपनी नेक्स्ट पेज की न्यूज पे, और अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस और टाटा पावर को लेके इंपॉर्टेंट अपडेट है। टाटा पावर में आप बहुत सारे लोग इन्वेस्टेड हो सकते हो। टाटा पावर छत्तीसगढ़ में 18.60 लाख मीटर लगाने और उनके रखरखाव का 1744 करोड़ का ऑर्डर टाटा पावर को मिला है, और अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस के पास स्मार्ट मीटर कारोबार के लिए एक बड़ी योजना है। तो अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, जिसको अडानी पसंद है उनके लिए अडानी की न्यूज ये अच्छी है, और जिसके पास टाटा पावर है, टाटा पावर का स्टॉक अभी आपको होल्ड करके रखना है। ये मुझे ऐसा लगता है कि जो अपकमिंग बुल रन है उसमें टाटा पावर का स्टॉक पार्टिसिपेट करेगा, वो चाहे अपने इस रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस की वजह से हो या फिर इनका जो पुराना पावर जनरेशन वाला बिजनेस है। दोनों ही बिजनेस को लेके मुझे अभी टाटा पावर में और दमखम बाकी लगता है। जिसके पास भी टाटा पावर का शेयर है अभी प्लीज उसको आप लोग एक नेक्स्ट बुल रन जो अभी शेयर मार्केट में आने वाला है आप लोग रख सकते हैं इस शेयर को। 200 रुपए पे इस शेयर को मैंने लिया हुआ है, और जब शेयर मार्केट 17,000 के आसपास था ना, जब निफ्टी, उस वक्त टाटा पावर का शेयर 200 के एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ मार्केट में था, और और वो इस शेयर को बाय करने की बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी। इस वक्त फ्रेश इन्वेस्टमेंट का तो मुझे नहीं पता टाटा पावर में बन रहा है कि नहीं बन रहा, लेकिन यस, अगर आपके पास टाटा पावर का स्टॉक है तो वो आप अभी उसको होल्ड करके रख सकते हैं। 2024 में भी मुझे टाटा पावर के लिए एक अच्छी खासी यहाँ से भी जो अभी इसके करंट प्राइसेस हैं वहां से भी एक अच्छी रैली ले सकता है टाटा पावर का शेयर, ठीक है। क्योंकि ये जो स्मार्ट मीटरिंग वाली जो परियोजना है ना, इसमें टाटा पावर को भी काफी अच्छे खासे ऑर्डर्स मिले हैं। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन बहुत
महंगा शेयर है, 1000 के आसपास का शेयर है, उससे भी शायद ऊपर ही ट्रेड कर रहा होगा। एक्चुअली मैं अडानीज के शेयर को ना तो ट्रैक करती हूँ ना कभी देखती हूँ, तो मुझे नहीं पता अडानीज के शेयर के साथ क्या होगा, बट टाटा पावर का शेयर यस मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा एक एक मतलब एक सेफ और सिक्योर आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है टाटा पावर के साथ में। जिसके पास भी है वो प्लीज अपना शेयर होल्ड करके रखे। एक इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है कि लोकसभा चुनाव के दौरान अप्रैल और महीने में यात्री वाहनों की बिक्री में गिरावट आ सकती है, लेकिन दोपहिया वाहन के बाजार में दिखेगी तेजी। आपके पास कोई भी टू व्हीलर सेगमेंट का अगर शेयर है, आप उसे कुछ दिन और होल्ड कर सकते हैं, वेदर वो बजाज ऑटो हो या फिर वो हीरो का शेयर हो या फिर वो टीवीएस मोटर्स हो। वैसे मैं आपको बता दूं, इन सारे शेयर्स में से मैंने सिर्फ और सिर्फ टीवीएस मोटर को एक बार ट्रेड किया था, काफी साल पहले की बात है, जब ये शेयर 300 के आसपास का हुआ करता था। फिर 300 से ये शेयर 750 के आसपास मैंने इस शेयर में प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी, लेकिन आज ये शेयर लगभग 2-2.5 हजार के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मैं आपको यही बताती हूँ कि आप ना प्रॉफिट बुकिंग करने में जल्दी मत रखा करो। अगर कोई शेयर जिसमें जो अच्छी है, वेल स्टैब्लिश्ड बिजनेस है, जैसे कि टीवीएस मोटर, आपको पता है कि आज से 50 साल बाद भी टीवीएस मोटर का बिजनेस कहीं नहीं जाने वाला, ये कंपनी सस्टेन करेगी, इसकी गाड़ियां बिकेंगी। तो उसी तरह से आप देखो कि जो भी आपके पास इस तरह के शेयर्स है ना, जिसमें आपको इतनी लॉन्ग विजिबिलिटी है, उन शेयर्स को आपको कभी नहीं निकालना चाहिए मेरे हिसाब से, तो उनको पकड़ के बैठे रहो। लाइक इस तरह की कंपनीज ना आपको आप बेकार के मल्टीबैगर स्टॉक्स के पीछे जो भागते रहते हो ना कि 15 दिन में कौन सा शेयर डबल होने वाला है, वो कहीं डबल वबल नहीं होता, वो ऊपर नीचे जिगजैग सिचुएशन में एक मूव करता रहेगा, आपका पैसा खराब करता रहेगा, आपका कैपिटल ट्रैप करके रखेगा। लेकिन बड़ी स्टैब्लिश्ड वेल स्टैब्लिश्ड बिजनेस वाली कंपनी होगी ना, वो टाइम पाके हो सकता है कि वो 1-2 साल को कोई मूवमेंट ना दिखाए, लेकिन वो टाइम पाके कभी ना कभी वो शेयर आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देगा। और अगर आप एक एवरेज कैलकुलेट करेंगे ना 5 साल का या 10 साल का रिटर्न, वो किसी भी इस मार्केट में जितने भी इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज है ना, चाहे वो एफडी हो, चाहे वो प्लॉट्स हो, चाहे वो XYZ, आपको जो भी अच्छा लगता हो ना, जो बेस्ट टू बेस्ट रिटर्न आपको मिल सकता है ना, वो एक लॉन्गर होराइजन के नजरिए से लिया गया कोई भी एक अच्छी कंपनी का शेयर होगा। तो जिसके पास भी टू व्हीलर्स है अभी, और जो नेक्स्ट बुल रन है उसके लिए टू व्हीलर्स वाले शेयर आप लोग रख सकते हैं। फिलहाल मेरे पास कोई भी टू व्हीलर का शेयर नहीं है। मैं टाटा मोटर्स में इन्वेस्टेड हूँ, ऑलमोस्ट 630 रुपए के आसपास मैंने टाटा मोटर्स में एंट्री की थी, और 650 रुपए पे मैंने टाटा मोटर्स का नाम अपने किसी वीडियो में ले दिया था कि मैंने ये शेयर ले लिया है। आप लोग रिसर्च करके इस शेयर को लेना चाहे तो ले सकते हैं। और तो डीमर्जर से रिलेटेड सारी खबरों को मैं ट्रैक कर रही हूँ, मुझे अभी कोई भी ऐसा संकेत नहीं लग रहा कि जिससे टाटा मोटर्स को बेचा जाना चाहिए। जिसके पास भी टाटा मोटर्स का शेयर है, इसको होल्ड करके रखें। अभी चार्ट्स पे भी टाटा मोटर्स बहुत स्ट्रांग है, किसी भी तरह की वीकनेस टाटा मोटर्स के शेयर में मुझे अभी दिखाई दे नहीं रही है। अभी बहुत अच्छे टारगेट्स के साथ टाटा मोटर्स को मैं होल्ड वाली पोजीशन पे रखना चाहूंगी। बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन किसी को भी नहीं होगी, मैंने आपको बता दिया है। मैं 630 रुपए से टाटा मोटर्स में इन्वेस्टेड हूँ। इससे पहले मेरे पास महिंद्रा का शेयर था, 1600 रुपए के आसपास मैंने महिंद्रा से प्रॉफिट बुकिंग करके अपना सारा पैसा टाटा मोटर्स की तरफ शिफ्ट कर लिया था, और टाटा मोटर्स फिलहाल 1000 रुपए से ऊपर ट्रेड कर रहा है, और अभी भी यहां से भी मुझे आगे इसमें एक अच्छी तेजी दिखाई देती है। इसी के साथ अगर आपके पास कोई टू व्हीलर भी है, तो ये वाली न्यूज टू व्हीलर सेक्शन के लिए अच्छी है कि चुनावों के दौरान टू व्हीलर्स की बिक्री होगी। जिसके पास भी है वो होल्ड करके रखें, टू व्हीलर भी और टाटा मोटर्स भी। टाटा मोटर्स में किसी भी तरह की नेगेटिविटी मुझे दिखाई देगी, मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी। अगर आपके पास टाटा मोटर्स है, आप लोग उसको होल्ड करके रख सकते हैं। नेक्स्ट जो रैली आने वाली है मार्केट में, उसमें टाटा मोटर्स डेफिनेटली पार्टिसिपेट करेगा। किसी भी तरह की ना तो बिजनेस में कोई कमजोरी है, ना ही टाटा मोटर्स के चार्ट पे कोई कमजोरी है। लोगों में भी बहुत ज्यादा क्रेज है टाटा मोटर्स के शेयर को खरीदने का, तो टाटा मोटर्स के शेयर के लिए भी मेरी तरफ से थम्स अप रहेगा। बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन किसी भी तरह की नहीं है। कोई भी अगर फ्रेश एंट्री लेने जा रहा है, तो मुझे नहीं पता ये लेवल्स फ्रेश एंट्री के हैं या नहीं है। शेयर बहुत ज्यादा तेजी से ग्रोथ कर रहा है, और इतनी तेजी में ना एंटर करने की बजाय मैं प्रेफर करती हूँ जस्ट राइड एंजॉय करना। हाँ, जब वो शेयर नीचे पे पड़ा होता है ना, तो मैं उसमें भर के पैसा लगा देती हूँ और फिर बैठ जाती हूँ आराम से।
और जब उस शेयर में फ्लाइट मोड होता है ना, तो उस शेयर वो टाइम मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ना वो ये है कि चुप करके बैठे रहना चाहिए, राइड को एंजॉय करना चाहिए, अननेसेसरी उसमें बाय और सेल बटन प्रेस करने से थोड़ा बचना चाहिए, जिसको कि आप ट्रेडिंग कहते हो। मुझे बहुत सारे शेयर्स के टारगेट्स एकदम यू साफ दिखाई देते हैं कि इतना जाएगा उतना जाएगा, लेकिन मैं इस तरह की ट्रेडिंग के चक्कर में फंसती नहीं हूँ। मैं किसी भी शेयर को लेके शांति से बैठना ज्यादा प्रेफर करती हूँ। वो कंपैरेटिव उससे आपके टैक्सेस वगैरह भी बचते हैं, बेकार की सिरदर्दी भी बचती है, और आप एक अच्छे शेयर को खोने से भी बच जाते हो, है ना। तो रियल एस्टेट की एक कंपनी है सिग्नेचर ग्लोबल, 1200 करोड़ रुपए की जमीन खरीद रही है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, रियल एस्टेट का आपके पास कोई भी शेयर है एकदम पकड़ के रखो। किसी भी तरह की अभी जो अपकमिंग 2-3 साल और है ना, कम से कम अगला 1 साल 2024 की तो मैं बात करती हूँ कि रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत अच्छी खासी तेजी है। किसी भी तरह का आपको इसका कोई शेयर आपके पास है, आप उसे बेचने की जल्दी ना करें। अभी नेक्स्ट बुल रन में रियल एस्टेट वाली कंपनीज भी पार्टिसिपेट करेंगी। हाँ, फ्रेश एंट्री के हिसाब से कोई भी रियल एस्टेट के शेयर सब बहुत महंगे हो चुके हैं, हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं, फीस काफी हाई हो चुके हैं। लेकिन यस, अभी अगर आपके पास पोर्टफोलियो में किसी भी तरह का रियल एस्टेट का शेयर है, आप उसको होल्ड करके चल सकते हैं। किसी भी तरह की फ्रेश एंट्री की एडवाइस तो मैं खैर दे ही नहीं रही, हम तो बातें कर रहे हैं, हम तो मजे कर रहे हैं ना। तो उस तरह से फ्रेश एंट्री की एडवाइस मैं आपको नहीं दे रही हूँ। एडवाइस नहीं यार, फिर आप लोग बोल रहे हो कि आपने एडवाइस किया था। एडवाइस नहीं कर रही हूँ, मैं सिंपल बता रही हूँ। रियल एस्टेट के पी वैल्यूएशन काफी हाई हैं, और ऐसे टाइम पे इतने हाई वैल्यूएशन पे केवल और केवल स्टॉक को पकड़ के बैठ के एंजॉय करना चाहिए उसकी फ्लाइट को, है ना, ना कि उसमें अननेसेसरी जाके आप बाय और सेल करो। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं अपना। टाटा कंज्यूमर्स को लेके एक इंपॉर्टेंट न्यूज है कि टाटा कंज्यूमर के लिए मुनाफे की राह आसान। वैसे मैं आपको बता दूं, किसी भी एफएमसीजी सेक्टर को लेके मैं उतना ज्यादा मुझे अट्रैक्ट नहीं करता एफएमसीजी सेक्टर की कंपनीज, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इंडिया में जो खेती होती है ना, स्पेशली देखो जितने भी रिटेल स्टोर वाले बिजनेसेस है ना, उनको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है इंडिया का मॉनसून इस तरह की चीज इतनी ज्यादा इस वक्त वल्नरेबल हो चुकी है ना। जब मर्जी बारिशें आ रही है, जब मर्जी हवाएं चल रही है, जब मर्जी तूफान आ रहे हैं, जब मर्जी कहीं कभी भी साइक्लोन्स आ रहे हैं। और ऐसे में जितने भी ये जो रिटेल स्टोर वाले बिजनेसेस हैं, ये आईटीसी हो गया, एचयूएल हो गया, और ये टाटा कंज्यूमर्स हो गया, देखो आपके पास आपका पैसा सेफ रहेगा। पैसा ऐसे नहीं होगा कि आपने जैसे लाइक सुजलॉन में लगा दिया, 44 पे अटक गए और आप 20 रुपए तक जा रहे हो। तो ऐसा टाटा कंज्यूमर और आईटीसी और एचयूएल में कभी भी नहीं होगा। ये शेयर ऐसा है कि ग्रोथ बहुत धीरे धीरे करेंगे। हाँ, एफडी से अच्छा रिटर्न शायद टाटा कंज्यूमर आपको दे दे, लेकिन फिर भी मैं इस तरह की कंपनीज में जो खास करके एफएमसीजी की कंपनी है, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट थोड़ा कम रहता है, क्योंकि इन सारे स्टॉक्स पे ना बहुत सारा एक तो मार्जिन प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। आप अगर कोई बिस्किट बेचने वाली कंपनी है तो वो बिस्किट का 1 रुपया भी अपनी मर्जी से नहीं बढ़ा सकती, जबकि इधर अगर मानसून खराब हो गया, गेहूं की फसल खराब हो गई, तो उसका जो इनपुट कॉस्ट है वो एकदम से अचानक से बढ़ जाएगी। लेकिन वो बिस्किट के पैकेट पे 1 रुपया नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि बिस्किट बनाने वाली इस वक्त 50 कंपनियां हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो इनका कंपटीशन है ना, खास करके रिटेल बिजनेसेस का, वो बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में एफएमसीजी सेक्टर से मैं हमेशा से दूरी बना के रखती हूँ। मुझे कुछ कभी भी ये वाला सेक्टर अट्रैक्ट नहीं करता। टाटा कंज्यूमर अगर आपके पास है तो आप लोग उसको होल्ड करके रख सकते हैं। अच्छी कंपनी है, एक एफडी से अच्छा रिटर्न आपको दे ही देगी। और वैसे भी इसमें लिखा है कि महंगे मूल्यांकन से शेयर में आगामी तेजी सीमित दिखाई दे रही है। पिछले 3 महीने में ये शेयर करीब 44% तक चढ़ा है, और कंपनी को भविष्य में नमक व्यवसाय में बाजार भागीदारी बढ़ने की भी काफी उम्मीद है। तो आप देख लेना, आपके पास अगर टाटा कंज्यूमर है, न्यूज अच्छी है, सेंटिमेंट्स अच्छे हैं, और बुल रन में टाटास अभी चलेगा। अभी नेक्स्ट बुल रन के लिए टाटास में कोई दिक्कत नहीं है। जिसके पास भी जो भी टाटा है, आराम से पकड़ के रखे सारे टाटा के शेयर्स में, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज होगी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को लेके। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की बिक्री से घटा सोने का आयात बिल।
लोगों के पुराने जो इन्वेस्टमेंट के तरीके थे वो चेंज हो रहे हैं। जो लोग पहले सोने में और प्रॉपर्टी खरीदने में ही एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट समझते थे, वो थोड़ा सा चेंज हो रहे हैं। लोग एफडीज से बाहर आ रहे हैं। अब एफडीज की बजाय लोग शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। सोने की बजाय वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद रहे हैं। तो इसी के चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भी और इंडियन इकोनॉमी एज अ होल के लिए भी ये न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छी न्यूज है कि सोने का आयात कम हुआ है। सोने का आयात, आपको पता है हम वर्ल्ड का सेकंड बिग इंपोर्टर कंट्री ऑफ द गोल्ड है। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा लोग सोना खरीदते हैं, बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट के लिए। आपको पता है कि अमेरिका में कोई इन्वेस्टमेंट के लिए सोना नहीं खरीदता, उनको जितना थोड़ा बहुत पहनना होता है वो पहनते हैं। लेकिन इंडिया में लोगों की मेंटालिटी इस तरह की है कि पैसा अगर सबसे ज्यादा सेफ है तो वो गोल्ड के बिस्किट्स खरीद लो, वहां सबसे ज्यादा पैसा सेफ है। लेकिन अब इस तरह से जो लोग सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद रहे हैं, एक बड़ा सेक्शन जो अभी शेयर मार्केट में और इलेक्ट्रॉनिक निवेश से थोड़ा डरता है ना, उन लोगों के लिए एक बेटर ऑप्शन है। एफडी से लोग बाहर आके शेयर मार्केट में आए हैं और सोने की खरीदारी से लोग बाहर आके सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में आए हैं। वैसे मैं प्रेफर नहीं करती गोल्ड में पैसा लगाने को, या फिर एनीवेज उस पे हम एक अलग से सेपरेट टॉपिक लेंगे प्रॉपर कि मुझे कौन सा पसंद है। आप लोगों को कुछ और पसंद हो सकता है। मैं सिर्फ अपनी पसंद बताऊंगी कि फिलहाल भी मुझे किस तरह के किन मैं पूरा एक वीडियो लेके आऊंगी कि किस एज ग्रुप को किस चीजों में ज्यादा निवेश करके रखना चाहिए। ठीक है, कौन सी एज ग्रुप के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड अच्छा है, कौन सी एज ग्रुप के लिए एफडी अच्छा है, कौन सी एज ग्रुप के लिए शेयर्स अच्छे हैं और कौन सी एज ग्रुप के लिए प्रॉपर्टी में निवेश करना अच्छा है। मैं प्रॉपर इस पे एक बड़ा वीडियो लेके आऊंगी बहुत जल्दी। आप लोग देखना, आपको बहुत मजा आएगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और पर्सनल एक्सपीरियंस होने के साथ साथ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। हालांकि मैं आपको बता दूं, मैंने कभी भी एक सिंगल रुपया गोल्ड खरीदने में या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लेने में खर्च नहीं किया है अभी तक, और ना ही मैं अपनी एज ग्रुप के किसी भी पर्सन को गोल्ड में या फिर सॉवरेन गोल्ड में एक भी रुपया लगाने की मतलब मैं कोई एडवाइजर हूं नहीं, मार्केट एडवाइजर, सेबी रजिस्टर मार्केट एडवाइजर हूं नहीं। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी पर्सन जो 40 साल से कम का है ना, उसको सोने में एक भी रुपया नहीं लगाना चाहिए। नॉट इवन अ सिंगल रुपी शुड बी इन्वेस्टेड इन गोल्ड, वेदर सॉवरेन गोल्ड, है ना। लेकिन जो लोग अभी एक कहते हैं ना कि पुरानी उस वाली मेंटालिटी के हैं कि नहीं भाई शेयरों में पैसा डूब जाएगा, शेयरों में पैसा खराब हो जाएगा, अपना उनका पैसा कोई लेके भाग जाएगा तो वो सारे लोग, कम से कम उनके लिए अच्छा है कि वो ये गोल्ड खरीदने से अच्छा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की तरफ आए हैं। तो ये अच्छी न्यूज है, एटलीस्ट लोग पुराने तरीकों को छोड़ के नए तरीके अपना रहे हैं। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना। अपने किसी फ्रेंड के साथ मेरा कंटेंट शेयर करना चाहो तो उनको मेरा कंटेंट शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।